ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की, जिसमें विनफास्ट की तरफ से शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवीज को लॉन्च किया गया। कई सारे फीचर्स से पैक्ड हैं ये एसयूवीज और 4 गाड़ियों की झलक दिखा रहे हैं यहां से हमारे संवाददाता रोहन सिंह। बात करते हैं VF E34 की। काफ़ी बोल्ड और स्पोर्टी लुक है, इसको भी डिस्टिंक्ट करते हैं इसके खास तौर पे बोल्ड LED DRLs और हेडलैम्प की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर विनफास्ट का लोगो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो कंपनी क्लेम कर रही है 318 किलोमीटर की इसकी रेंज रखी गई है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 10 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा और रियर में यही 7 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। फिलहाल इसकी कंपनी ने घोषणा नहीं की है कितनी कीमत होगी, लेकिन इसकी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 17 लाख के करीब हो सकती है और भारत में जल्दी ही इसके अनाउंसमेंट किया जा सकता है। विनफास्ट की जिन गाड़ियों को सबसे पहले भारत में बिक्री के लिए उतारा जा सकता है उनमें से आती है VF6, और जो एक चीज़ विनफास्ट को बाकी गाड़ियों से डिस्टिंक्ट करती है, बाकी कंपनियों से डिस्टिंक्ट करती है, वो है इसका V शेप DRL और साथ ही इसका लोगो बहुत ही यूनिक है। और खासतौर पर अगर हम VF6 की बात करें, जो इसका क्लेम है कि वो एक चार्ज में लगभग 400 किलोमीटर तक चल सकती है। लगभग 60 किलोवाट आवर का इसका बैटरी पैक है। इंटीरियर्स की बात करें, जो एक चीज़ आपको खास दिखेगी वो है इसका लार्ज लगभग 13 इंच का आपको टच स्क्रीन यहाँ पे दिखेगा। फिलहाल कंपनी ने इसके प्राइसिंग की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि लगभग 30 लाख प्लस ही इसकी घोषणा की जाएगी और इसे कंपनी सबसे पहले भारत में उतारना चाहती है। भारत मोबिलिटी की ये सबसे क्यूट कार मुझे लग रही है, ये है विनफास्ट की VF3 और ये शायद भारत की सबसे कॉम्पैक्ट माइक्रो एसयूवी होगी, सबसे छोटी एसयूवी होगी। इसके सारे फीचर्स अगर हम बताएं, एक एसयूवी वाले हैं, सिर्फ एक अंतर है और वो है इसकी साइज। अगर इसके बैटरी पैक की बात करें तो लगभग 18 किलोवाट आवर का इसका लिथियम आयन बैटरी पैक है। रेंज जो ये क्लेम करती है 210 किलोमीटर की क्लेम करती है। 70% चार्जिंग इसकी लगभग 36 मिनट में ही हो जाती है। और अगर हम इंटीरियर्स की अगर हम इसकी बात करें तो इंटीरियर्स में इसके लार्ज टच स्क्रीन इसको खास अलग बनाते हैं। स्टोरेज फंक्शन डिसेंट है, इतनी छोटी कार होने के बावजूद इसकी स्टोरेज काफ़ी रखी गई है। फिलहाल इसके प्राइसिंग की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 10 लाख रुपए की कीमत की होगी। आने वाले कुछ दिनों में विनफास्ट इसके प्राइस अनाउंसमेंट कर सकती है। भारत मोबिलिटी की सबसे क्यूट माइक्रो एसयूवी है VF3 विनफास्ट की तरफ से। इसमें सारे फीचर्स आपको एक एसयूवी के लगेंगे, सिर्फ एक अंतर है वो है कि इसकी टाइनी साइज, और शायद ये भारत की सबसे टाइनी एसयूवी होगी। अगर इसके फीचर्स की बात करें, इसका बैटरी पैक 18.64 किलोवाट आवर का है, लिथियम आयन बैटरी होगी इसमें। रेंज इसकी लगभग 210 किलोमीटर की होगी। और साथ ही अगर इंटीरियर्स की यहाँ बात करें तो लार्ज टच स्क्रीन दिए गए हैं, कई सारे इसमें फंक्शन हैं और इतनी छोटी होने के बावजूद इसमें स्टोरेज स्पेसेस जो है काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, बूट स्पेस भी काफ़ी है। लेकिन कुल मिला के ये एक बहुत ही छोटी एसयूवी है, लेकिन फीचर्स इसके सारे काफ़ी एसयूवी वाले हैं और आने वाले कुछ समय में हम इसके प्राइस की घोषणा देख सकते हैं। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 10 लाख के लगभग इसकी प्राइसिंग हो सकती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से लाखों लोग साधु संतों का आशीर्वाद लेने और संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। एक तरफ दिन में जो रौनक है वो देखते ही बनती है, वहीं रात में जो प्रयाग नगरी है वो जगमगा उठती है। देखिए महाकुंभ से हमारी खास रिपोर्ट। मेरे पीछे जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं ना, बिल्कुल रोशनी में नहाया हुआ सा एक नगर, ये कुंभ क्षेत्र है, कुंभ नगरी है। और कुंभ की सबसे सुंदर तस्वीर इसी शास्त्री पुल से नज़र आती है। और सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं ना, वो ज़रूर यहाँ पर रुकते हैं और फ़ोटो खींचते हैं। कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से। और यहाँ पर रुक गए, गाड़ी रोक ली है? जी हाँ, बिल्कुल गाड़ी रोकी है, क्योंकि हम यहाँ महाकुंभ का आनंद लेने आए हैं और इसको हम पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं? हम पूना से आए हैं। हो गया स्नान? हाँ, स्नान हो गया, पर डबल स्नान के लिए आए हैं। और कैसी कुंभ की तस्वीर नजर आ रही है? मस्त मस्त, एकदम शांत लग रहा है मन को। बहुत बढ़िया। गाड़ी से जा रहे थे, यहीं पे रोक ली?
हम देखा सबके यहाँ व्यू के लिए रोका हमने यहाँ पे। देखिए यहाँ पर लगातार आपको जो कतार नज़र आएगी लोगों की वो यहीं पर रुक रहे हैं सभी और ख़ास सबकी सेल्फी यहाँ पर ज़रूर जो है हो रही है। जहाँ तक पूरा ये जो ब्रिज है शास्त्री ब्रिज वो पूरा इसी तरह से भरा हुआ है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। और ठीक इस पॉइंट से सबसे अच्छी तस्वीर दिखती है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। इसीलिए सब यहीं पर रुक रहे हैं। हाँ, सब लोग पूरा एकदम आनंद ले रहे हैं मेले का। तो देखिए मेले का आनंद सिर्फ मेले क्षेत्र में नहीं बल्कि यहाँ ठीक शास्त्री पुल से, जहाँ पर सबसे सुंदर सबसे भव्य तस्वीर कुंभ की। अब आ गया है भारत का समय। जी हां, कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लागू करने के लिए रूल्स का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, स्टॉक एक्सचेंज, पावर ग्रिड को इसे अनिवार्य तौर पर लागू करना होगा। इससे क्या फायदा होगा, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। भारत लंबे समय से अपने टाइम डिसएमिनेशन पर काम कर रहा था और अब ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। टाइम डिसएमिनेशन करने की शुरुआत हो गई है। अब सरकार ये चाहते हैं कि सारे स्टेक होल्डर इस नए भारत की जो टाइम है उसके ऊपर मूव कर जाए। इसके लिए कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी किया है और सभी स्टेक होल्डर्स की इसके ऊपर राय मांगी है। एक बार जितने भी उसके बाद सरकार जितने भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उनको भारत का ही टाइम अपनाने के लिए कहेगी, चाहे वो टेलीकॉम कंपनियां हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो, बैंक्स हो या बैंक्स हो या फिर पावर ग्रिड्स हो, उनको भारत का ही टाइम अपनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, भारत की साइबर सिक्योरिटी काफी मजबूत हो जाएगी और जो हैकर्स अटैक करते हैं उनके लिए अटैक कर पाना भी संभव नहीं रहेगा। तो सरकार ने इसके लिए इसकी शुरुआत कर दी है, एक ड्राफ्ट जारी किया है जिसके ऊपर 14 फरवरी तक सभी स्टेक होल्डर की राय मांगी है और अगले 180 दिन के अंदर इस ड्राफ्ट को लागू किया जा सकता है। चलिए अब खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां रहस्यमयी बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। वहीं दिल्ली से एक अंतर मंत्रालय टीम स्थिति का जायजा लेने के लिए राजौरी पहुंच गई है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति शर्मा। राजौरी जिला के बढाल गांव में मैं मौजूद हूं। यहां मौत का आंकड़ा अब 17 हो चुका है। बीती रात यास्मीन, जिसकी उम्र 15 साल थी, जम्मू के शालामार अस्पताल में उसने दम तोड़ा और अब यह आंकड़ा 17 पहुंच चुका है। आज केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई टीम भी बढाल जो है वो बढाल पहुंच चुकी है। वो अपना काम जो है वो टीम शुरू कर गई है और इस वक्त लॉकडाउन जैसी स्थिति इस पूरे गाँव में है। लोग खौफजदा हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और पुलिस द्वारा भी लोगों को हिदायत दी गई है कि वो बिना मतलब के घरों से बाहर ना निकलें। जो इंतजाम किए गए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर कैंप जो है पिछले लगातार 40 दिनों से यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही साथ सेना के जवान भी मोर्चा संभाले हुए हैं। लोगों को सलाह है कि वो बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें। आज उस यास्मीन का यहाँ पर जनाजा होगा, लेकिन केंद्र सरकार की जो टीम आई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टीम है। पूरी तरह से जांच जो है वो टीम करना शुरू कर चुकी है और इस पूरे इलाके में पानी के साथ साथ खाने पीने का सामान और लोगों से भी पूछताछ इस टीम द्वारा की जा रही है। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार। तो भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी है। इस समारोह में दुनिया भर की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। भारतीय समय के मुताबिक जो वक्त रहेगा वो रात 10:30 बजे का रहेगा शपथ ग्रहण समारोह का। ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। इस भव्य समारोह पर अमेरिका से हमारे संवाददाता संजय सूरी की एक खास रिपोर्ट देखिए। तो कुछ ही देर में आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति घोषित किए जाएंगे। पीछे यहाँ वॉशिंगटन DC में कैपिटल हिल पर वो 45वें राष्ट्रपति भी थे और जब ये नई टर्म शुरू होगी आज तो अवश्य धमाके से शुरू होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है और ये कल कहा था एक बहुत बड़ी रैली में जब उन्होंने अपने सपोर्टर्स को संबोधित किया कि टेलीविज़न आज देखते रहे, बहुत कुछ होने वाला है।
माना जाता है कि वो लगभग 200 ऑर्डर्स का ऐलान करेंगे। तुलना में देखिए तो 4 साल के टर्म में जो बाइडेन ने 160 ऑर्डर घोषित किए, 160 ऑर्डर पास किए, और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं पहले ही दिन 200 ऑर्डर पास करने वाले हैं। उनमें कई हैं जिनका बहुत लंबा चौड़ा असर पड़ेगा। जो गैर कानूनी लोग हैं अमेरिका पर, उनको हटाने का कार्यक्रम शुरू होगा और ये बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। बहुत इससे लोग पीड़ित होंगे, सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा और ये लंबा चलेगा। उसके बाद देखें तो जनवरी 6 जो है 2021 को जब राइट हुआ था यहीं पीछे कैपिटल हिल पे, तो लगभग 750 लोगों को अरेस्ट किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप उनमें से कईयों को क्षमा करके जेल से छुड़ाने वाले हैं और जेल के आगे तैयारी है कि वो बाहर आएंगे लोग और उन्हें वेलकम किया जाएगा और ये खुशी मनाई जाएगी कि उनको छोड़ा जा रहा है। इंटरनेशनल तौर पर उनका कहना है कि पहले ही दिन वो यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर देंगे। अब 24 घंटे में हम देखेंगे क्या होता है कि वो युद्ध समाप्त होता है या नहीं। और उनका ये भी कहना है कि जो गाज़ा में कुछ आगे बात बढ़ी है वो उनके कारण ही बढ़ी है। तो इंटरनेशनल ट्रेड पर वो कहते हैं वो कड़े कदम उठाने वाले हैं और बाहर से जो माल आ रहा है उस पर टैक्स बढ़ाएंगे। तो ये बहुत लंबे चौड़े इनका असर पड़ने वाला है इन डिसीजंस का। तो आगे जाके क्या होता है ये तो फिर आगे हम देखेंगे, लेकिन आज के दिन धमाकेदार दिन रहेगा। बहुत कुछ घोषित किया जाएगा, बहुत ऑर्डर पास किए जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप की जो नई जो टर्म की शुरुआत है आज बड़ी ज़ोरदार होने वाली है। तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद किस तरह से नीतिगत बदलाव किए जा सकते हैं उस पर पूरी जानकारी संजय सूरी हमें दे रहे थे। और अब आपको बता दें कि दुनिया के कई दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। इसके लिए मेहमानों का वॉशिंगटन पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। शपथ ग्रहण से पहले निजी समारोह का आयोजन किया गया। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल हुई। इस दौरान नीता और मुकेश अंबानी ने शपथ समारोह से पहले ट्रंप को बधाई दी और ट्रंप की लीडरशिप में भारत अमेरिका के संबंध और भी मजबूत होने की उम्मीद जताई। तो आज से ट्रंप 2.0 का आगाज होगा। रात 10:30 बजे ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होगा और सब यही जानना चाहते हैं कि ट्रंप का आना हमारे बाजारों के लिए कैसा होगा, किन सेक्टर के लिए चांस है और कहां चैलेंज देखने को मिल सकता है। ट्रंप 2.0 के नफे नुकसान का डिटेल एनालिसिस कर रही हैं हमारी सहयोगी मिताली जैन। आइए आपको दिखाते हैं। सर, तो अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप के री इलेक्शन के कारण, तो अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो वाइडन होने की संभावना है, जिसके चलते भारत यूएस की सप्लाई चेन का एक पार्ट बन सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही सेक्टर स्पेसिफिकली बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल, केमिकल, टेक्सटाइल, ऑटो इंडस्ट्रीज़ को अच्छा फ़ायदा यहाँ देखने को मिल सकता है। उसके अलावा मजबूत डॉलर भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और साथ ही स्ट्रॉन्ग इंडिया यूएस रिलेशंस के चलते डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। अगर चैलेंजेस की बात करें तो अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के तहत इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण भारतीय फार्मा, आईटी और टेक्सटाइल कंपनीज के लिए एक चुनौती बन सकती है। अगर हम बात करें टैक्स की, तो ये बताया जा रहा है कि टैक्स में कटौती हो सकती है। ट्रंप कॉर्पोरेट टैक्स 21% से घटाकर 15% तक कर सकते हैं और क्या भारतीय कंपनियों के लिए ये यहाँ पे फायदा देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर की पर्टिकुलरली बात करें तो स्ट्रिक्ट H-1B वीज़ा जो है वो उसकी नीतियों के चलते ऑपरेशनल कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन टैक्स कट से अमेरिकन जो आईटी कंपनीज है वो अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा सकती है, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। फार्मा पे क्या असर पड़ेगा, तो दवा की कीमतें घटाने की कोशिश से प्राइसिंग पर काफ़ी प्रेशर जमता नजर आएगा, लेकिन जेनरिक ड्रग्स की डिमांड बढ़ने से एक्सपोर्ट में ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। एनर्जी और कमोडिटी सेक्टर की अगर बात करें तो अमेरिका में ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है, जिसके तहत कीमतें जो है वो स्थिर रह सकती है। साथ ही IOC, BPCL और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ फायदा दिखता नजर आ सकता है। मेटल और इंफ्रा की बात करें तो अमेरिका में इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद है, जिसके तहत मेटल कंपनीज को अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसी कंपनीज के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल रहेगा। अब लास्ट में बात करें टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, तो यहाँ पे चाइनीज इंपोर्ट्स पर अगर हायर टैरिफ्स बढ़ते हैं तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है यहाँ पे।
तो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने पहले इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन राजीव कुमार और एक्सिस बैंक के इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। दो इवेंट है जो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं राजीव कुमार जी। एक है आपका डोनाल्ड ट्रंप का आना और दूसरा रिजर्व बैंक की पॉलिसी और तीसरा बजट तो है ही। तो मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के आने की बात से शुरू करूं कि ये भारत के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है या फिर चैलेंज है? इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार के वो व्यक्ति हैं इसका पता नहीं कब अपॉर्चुनिटी जो है वो अवसर में जो है वो दिक्कत में बदल जाए और कब दिक्कत अवसर में बदल जाए, तो इसके लिए मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता। जी नीलकंठ मिश्रा साहब, डोनाल्ड ट्रंप को हालांकि इस पर राजीव कुमार जी ने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और वजह उन्होंने बड़ी विशेष बताई कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आपका क्या मानना है कि इस इवेंट को लेकर के भारत सरकार को किस तरह से तैयार रहना चाहिए? आप देखें जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, कुछ तो उनके जो थ्रेट्स हैं कि मैं 60% टैरिफ लगा दूंगा और कनाडा और मेक्सिको में भी 25% लगा दूंगा, शायद वो ना कर पाएं और ना करने की जरूरत हो। लेकिन ये आप जरूर देखेंगे कि जितने उनके सीनियर अधिकारी हैं जिनके पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स हैं वो लोग सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं। यानी कि वो थोड़ा तो बार्गेनिंग और पॉस्चरिंग है, लेकिन उसके अंदर ये जरूर लोगों को इच्छा है कि हम ग्लोबल ट्रेड फ्लोस को शिफ्ट करें। इसमें भारत को इसका फायदा भारत को उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ जाके, और जैसे राजीव कुमार जी ने भी कहा कि हम अगर जैसे मोबाइल फोन का PLI स्कीम क्यों चल रहा है, क्योंकि हम जो दो सबसे बड़े नॉन चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड ओनर थे उनके साथ हमने टेबल के साथ बैठ के देखा कि भाई आप बताएं कि क्या चाहिए आपको। उन्होंने कुछ मांगा, हमने कहा भाई ये ना मिलेगा बट इतना ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो बार्गेनिंग हुई, तुरंत डिसीजन हुआ और आप उसका नतीजा जो है अब देख रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी बढ़िया हमारा फुटप्रिंट जो है वो फैल रहा है। वैसा ही हमें शूज पे करना चाहिए, वैसा ही हमें अपरेल पे करना चाहिए। मतलब जूते जो है बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेगमेंट है, तो कोई वजह ही नहीं है जब ये हम नाइकी और एडिडास और न्यू बैलेंस और इन सबको पकड़ के अगर कहें कि भाई आप क्या चाहते हैं जिससे कि इंडिया से आप प्रोक्योर करना शुरू करें, वो बताएंगे। अगर हम कर सकते हैं कुछ राज्यों के साथ तो हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ऐसे भी एक्सपोर्ट में सेगमेंट में हम लोग काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं। एक सेगमेंट और है जो डरा हुआ है सेक्टर है, वो IT सेक्टर। वो डर कितना वाजिब है? ट्रंप की नीतियां जो हैं वो अभी तक गुड्स ट्रेड पे ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा तो ज़रूर है कि भाई अब हम एक्सटर्नल रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाएंगे कि हम जितने भी इंपोर्ट होते हैं सर्विसेज और गुड्स सब पे टैक्स लगाएंगे, बट सर्विसेज पे जनरली टैक्स लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत हो गई है। इस 5 दिवसीय बैठक में भारत की विविधता में एकता की पूरी झलक देखने को मिलेगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में 5 केंद्रीय मंत्री, 3 मुख्यमंत्री और कई राज्यों के मंत्री एक साथ हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा करीब 100 कंपनियों के CEO, सरकार, नागरिक समाज और कला और संस्कृति के क्षेत्रों से जुड़े दिग्गज भी इसमें शामिल होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या खास रहेगा, बता रही हैं CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान। डावोस 2025 में आपका स्वागत है। हम यहाँ से बताएंगे आपको कि किस प्रकार से जो डिस्कशंस है, कॉन्वर्सेशंस है, वो शेप कर रही हैं कि 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के चलते हुए क्या इम्पैक्ट और क्या इम्प्लिकेशंस रहेंगी। आज इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की और टैरिफ्स को लेकर काफ़ी चर्चा है कि जो उन्होंने थ्रेटन किया था वो उसे आगे लेके जाएंगे या नहीं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पे। क्या हम काफ़ी और कॉन्फ्रंटेशन का माहौल देखेंगे या कोलैबोरेशन का माहौल देखेंगे, उस पर भी काफ़ी चर्चा चल रही है यहाँ पे डावोस पे। अगर हम भारत की बात करें तो इस बारी भारत ने एक नया रवैया, एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि जो सारे स्टेट्स डावोस में आते हैं, इस बारी 6 स्टेट्स हैं, वो सभी एक इंडिया हाउस में स्थापित हुए हैं। तो महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, यूपी है, केरला है और आंध्र प्रदेश है। 3 चीफ मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे, चंद्रबाबू नायडू, रेवंत रेड्डी और जो देवेंद्र फडणवीस हैं यहाँ पे। तो वो यही उम्मीद लेके आए हैं कि FDI और FDI रिलेटेड MOUs यहाँ पे साइन करके
लेके जाएं और ऑटोमोटिव्स, ईवीज, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब जो क्षेत्र है उन्हीं के बारे में यहाँ पे एक इन्वेस्टर्स को सेल्स पिच दिया जा रहा है। अगर हम भारतीय बिजनेस लीडर्स की बात करें तो एक काफ़ी बड़ी कंटिंजेंट आई हुई है भारतीय बिजनेस लीडर्स की भी, और काफ़ी मीटिंग्स चल रही हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से भारत और भारत की कंपनियाँ एक जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव टाइम में एक आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन सकती है, एक ट्रस्टेड पार्टनर्स बन सकती है। तो उस पर भी यहाँ पे काफ़ी चर्चा चल रही है। तो बताते रहेंगे अब आपको डावोस से हाल। बने रहिए CNBC आवाज पर। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं बाजार पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो 454 पॉइंट चढ़ा, वहीं निफ्टी में भी 142 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी खरीदारी दिखाई दी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आने वाले बजट में कौन से बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। खासतौर पर रोजगार क्षेत्र की बात करें तो इसमें फोकस देखने को मिल सकता है सरकार का। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ELI और PM इंटर्नशिप स्कीम को और भी ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। पूरी खबर जानने के लिए अब जुड़ते हैं लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की बड़ी अनाउंसमेंट आने वाले बजट में देखने को मिल सकती है, खासतौर पर जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं तो। देखिए, दरअसल ELI यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को सरकार ने पिछले बजट में लॉन्च किया था, और अब मुझे सूत्र बता रहे हैं कि इस स्कीम का सरकार दायरा बढ़ा सकती है और उसको आकर्षक बनाने के लिए कई सारे कदम उठा सकती है। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को सरकार इंसेंटिव देती है, तो उस इंसेंटिव की रकम बढ़ाना और उसका दायरा बढ़ाना सरकार के लक्ष्य में है। इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है, और इस स्कीम के तहत 1.75 करोड़ लोगों को नए कारोबारी साल में रोजगार देने का सरकार लक्ष्य भी रह सकती है। इसी तरह से एक स्कीम है जिसको कहते हैं इंटर्नशिप स्कीम। इस इंटर्नशिप स्कीम के तहत इसमें सरकार इसको भी इंसेंटिव इसका बढ़ा सकती है, और इसमें जो लोग इंटर्नशिप स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं, अगर उनको इंटर्नशिप नहीं मिल पाता है 6 महीने या साल भर बाद, तब भी उनको भत्ते का हकदार माना जा सकता है। 5,000 या 6,000 रुपये भत्ता दिया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ खास कदम बजट में आपको रोजगार बढ़ाने के लिए देखने को मिल सकते हैं, और इसका मुख्य मकसद ये है कि रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे, तो जाहिर तौर पे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और फिर इससे कंजम्पशन ग्रोथ को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा नजरिया है जिसकी झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। तो वही बजट में डीप टेक सेक्टर में फंडिंग और AI से संभावित रिस्क को दूर करने के लिए डीप टेक पॉलिसी के तहत बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। पॉलिसी में स्टार्टअप्स को टैक्सेशन में राहत देने के साथ साथ एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का भी ऐलान किया जा सकता है, ताकि नई टेक्नोलॉजी के लिए सेफ एनवायरनमेंट बनाया जा सके। इस खबर पर पूरी डिटेल्स दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, डीप टेक सेक्टर में इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ावा देने और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से निपटने के लिए सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी का ऐलान कर सकती है, जिसके तहत डीप टेक सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके तहत ESOPs पर जो टैक्स रिलीफ मिल सकता है, और साथ ही साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होगा उस पर इंसेंटिव भी दिया जा सकता है। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम में लॉन्ग टर्म फंडिंग की भी व्यवस्था की जा सकती है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी आई गई, उसमें खासतौर से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो खतरे हैं, मशीन लर्निंग के जो खतरे हैं, उससे निपटने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी ऐलान किया जा सकता है, जिसके तहत जो एक सेफ इन्वायरमेंट बनाने में मदद मिलेगी। सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी डीप टेक या इससे जुड़े हुए टेक्नोलॉजी है उसका बेजा इस्तेमाल ना हो सके। इसके लिए एक ऐसा नियम कानून आए जिससे कि जो इस तरह के जो संभावित आने वाले दिनों में खतरे हैं उससे प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इसके अलावा इस पूरे सेक्टर में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको लेकर भी इस पॉलिसी में ऐलान किया जा सकता है। आपके हिसाब से वित्त मंत्री साहिबा को बजट में इनकम टैक्स में बड़ी कटौती क्यों नहीं करनी चाहिए? टैक्स काटने की जगह है कि नहीं बजट में, और मेरे हिसाब से नहीं। जो आपके जो तरीके हैं उनसे अगर आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं तो ये जगह बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है या फिर चैलेंज है? जिस प्रकार के वो व्यक्ति हैं, इसका पता नहीं कब अपॉर्चुनिटी जो है वो अवसर में जो है वो दिक्कत में बदल जाए और कब दिक्कत अवसर में बदल जाए। इसका फायदा भारत को उठाने की कोशिश करनी चाहिए।